हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि मैं आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड वाले मैथ्स का पेपर पूरा सॉल्व करवा चुका हूं। आप चाहो तो लेटेस्ट वीडियो में देख सकते हो या प्लेलिस्ट बन जाएगी इसकी, तो आप तब देख लेना, ठीक है। हो सकता है जब आप वीडियो देखो तब आप तक बन चुकी होगी। अगर अभी आप देख रहे हो, आज ही देख रहे हो वीडियो, तो अभी रिसेंट वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा सैम्पल पेपर सॉल्व, ठीक है। अब मैं बेसिक का करवा रहा हूँ, तो कुछ डाउट करेंगे, सर हम स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं तो क्या हमें करना है। अरे कर लो, क्यों। पेपर अगर लास्ट ईयर का देखें ना, तो स्टैंडर्ड वाला भी बिल्कुल सिंपल आया था, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दो तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपके में भी आ सकते हैं। ऐसा कंपेयर मत करो कि भाई ये बेसिक का तो ये मुझे करना ही नहीं है। अरे क्वेश्चन ही तो है, आपको भी करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न वही है सेम। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। सेक्शन ए होगा जिसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यू रहते हैं, जिसमें लास्ट के 2 असर्शन रीजनिंग बेस्ड होते हैं। फिर सेक्शन बी, सी, डी, ई। सेक्शन बी हमारा 2 मार्क्स का होता है, सेक्शन सी 3 मार्क्स का होता है, सेक्शन डी हमारा 5 मार्क्स का, और लास्ट में जो केस बेस्ड होते हैं वो 4 मार्क्स का रहता है हर क्वेश्चन। तो ये पैटर्न रहता है, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मैंने पहले भी शेयर कर रखी टेलीग्राम पे, आप देख लेना, वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और यह वेबसाइट की लिंक भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है तो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, आपको a दे रखा है यहाँ पे x³ y² और b गिवन है आपको xy³, ठीक है। b हमारे पास क्या है xy³ और आपको फाइंड आउट करना है SCF AB। आपको क्या फाइंड आउट करना है, SCF निकालना है किसका, AB का। तो SCF निकालना है किसका, A, B का। तो अगर इन दोनों का अगर आपको SCF निकालना है तो क्या हो जाएगा SCF। यहाँ पे देखो SCF होता है कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन XY तो है, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो 1 आएगा, छोटी पावर आती है SCF में। LCM में बड़ी पावर आती है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो XY² कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आंसर भी लिख रखे हैं जो आपके सैम्पल पर दे रखे हैं, तो B पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड बोला एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की मैं बात करूं, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं, कंपोजिट नंबर वो क्या होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर आपको पता ना, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 तो कुछ नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 से अगर बात करें तो 2, 3 प्राइम होता है, 4 कंपोजिट होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 है। अगर मुझसे कोई बोले स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो तो 4 है, क्योंकि 2, 3 प्राइम हो गया, 4 हमारा कंपोजिट हो गया। अगर मैं 2 डिजिट की बात करूं तो 2 डिजिट का पहला नंबर कितना होता है, 10, और 10 प्राइम नहीं है, तो इसका तो वो कंपोजिट है। तो यानी 2 डिजिट स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होगा वो 10 होगा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। इन दोनों का आपसे एलसीएम पूछा है, तो देखो 10 का मतलब है 2 × 5 और 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 इन दोनों में है, 2 लिखा, और हाईएस्ट पावर लेनी होगी, और 5 अगर किसी एक में भी है तो भी लेना होता है एलसीएम में। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20, जो कि है सी पार्ट। समझ में आया। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। हमने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिख दिया कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिख दिया और उसका एलसीएम ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। के लिए बतानी है, तो हमारे पास है क्या, x² माइनस का 2kx माइनस का 6 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। 3 इसका रूट है, क्या है, 3 इसका रूट है, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और k निकालना है। तो सिंस 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, 3 अगर रूट है इस इक्वेशन को तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी चीज रूट होती है तो क्या होती है, इसको सेटिस्फाई करती है। तो 3 इधर पुट कर दो, 3 का स्क्वायर माइनस का 2k × 3 माइनस का 6 = 0, ये आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का ये 6k हो जाएगा। भाई रूट का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करती है गिवन इक्वेशन में। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 × 2 = 6k
-6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया, देखो 9 माइनस 6 कितना होता है 3, 3 माइनस 6 के इक्वल टू 0, तो 6 के इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो के आ जाएगा 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। हमें के तो निकालना था, तो क्या इसका आंसर 1/2 है? यस 1/2 है, बी पार्ट। समझ में आया? तो बी पार्ट है इसका आंसर। तो कभी भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो सेटिस्फाई करवा दिया करो। क्वेश्चन 4th में है पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7 हैज। तो देखो इसको ग्राफ अगर आपको पता है, जैसे अगर मैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, आप एक चीज याद रखना, अगर y इज इक्वल टू कभी कोई कांस्टेंट नंबर दिया जाए तो समझ जाना हमारी जो लाइन बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। मतलब लाइन जो होगी, लाइन क्या होगा, x एक्सिस से पैरेलल, x एक्सिस से पैरेलल बनती है। तो अगर y इक्वल टू 0 है तो y 0 कब होता है? जब लाइन हमारी x एक्सिस पे होगी, क्योंकि आपको पता होगा x एक्सिस पे y 0 होता है। तो अगर मुझे y इक्वल टू 0 बनाना है तो ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू 0 को। ये लाइन जो है वो y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। y इक्वल टू -7 कहाँ होगा? जहां भी -7 होगा y का, -3, -4, -5, -6, -7, तो ये इस वाले पॉइंट पे x एक्सिस के पैरेलल, मैंने बोला ना कि अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा है तो लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल बनती है। तो ये हो गया y इक्वल टू -7। अब आप बताओ इन दोनों में हमारा क्या केस बन रहा है? पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है 4th का। ठीक है, तो 4th का आ गया डी पार्ट। समझ में आया? क्लियर हो रहा है सारी चीज बढ़िया से? चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो सर एमसीक्यू कहाँ से करें? ठीक है, पीवाईक्यूज कहाँ से करें? ये सब आपको अगर डाउट आ रहा हो, ठीक है, एमसीक्यू कहाँ से आ रहा है, पीवाईक्यूज कहाँ से करें, तो यार आप क्या कर सकते हो कि चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट होगी क्लास 10 टॉपर्स प्लेलिस्ट, उसमें आपको पीवाईक्यूज भी चैप्टर वाइज करवा रखे हैं, एमसीक्यूज भी करा रखे हैं। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, लास्ट टाइम बच्चों ने पढ़ के बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, आप भी स्कोर कर सकते हो, एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर देख लेना। साथ के साथ क्या करना, एक चीज़ और है, अगर आप कोई बुक खरीद रहे हो ना, जैसे कोई बुक परचेज कर रहे हो, मान लो आपको लगता है सर आप पेपर के लिए कोई बुक सजेस्ट कर दो, तो एक देखो ये बुक मेरे पास है, ठीक है, इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, आपके आशीष सर का भी कंट्रीब्यूशन इस बुक में है, ठीक है। तो ये बुक में आपको सारे एमसीक्यूज पीवाई का, और आप चाहे तो हार्ड कॉपी से पढ़ना, ठीक है, कि यार हार्ड कॉपी मतलब पढ़ लूँ, तो आप इस बुक का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है, आपको सारी चीज़ लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको आप चेक कर लें। ठीक है, जैसे समझ रहे हो, तो इसमें सारे चैप्टर फॉर्मूले भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ, तो आप देख लेना एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा इसकी भी। ठीक है, चल अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का k इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का kx प्लस k इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स में क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। b कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस k माइनस का 4, a कितना है 2 है, c कितना है k है इक्वल टू 0। तो माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8k इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, क्या आ गया, k स्क्वायर माइनस का 8k इक्वल टू 0 आ गया, k कॉमन आ गया तो k माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, देख लो जरा मैंने क्या करा, 2x स्क्वायर माइनस का kx प्लस k इक्वल टू 0 करा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू माइनस k आएगी, स्क्वायर हो गया माइनस का 4, a हमारा 2 हो गया, c हमारा k हो गया, तो ये k स्क्वायर माइनस का 8k इक्वल टू 0। इन दोनों में k कॉमन आया तो k माइनस 8 आया। अब एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, अब इन दोनों को 0 कर दो तो k इक्वल टू 0 और k माइनस 8 0 है, तो यहाँ से k आ गया 8 के बराबर, तो हमारा आंसर 0 आ गया और 8 आ गया। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चंस में आप k की वैल्यू निकालो तो ये जरूर चेक कर लेना कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। हालांकि यहाँ पे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता कुछ kx स्क्वायर प्लस कुछ समथिंग इक्वल टू 0 होता, तो हमें ये पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है
तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं होता। आपको बताया गया होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें जो ए होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, जीरो के इक्वल कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब के कभी जीरो नहीं हो सकता, उस केस में हमें जीरो को रिजेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें तो आपका जीरो हो सकता है। तो ये 0,8 यानी डी पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज के यूनिट्स, फाइंड के। देखो बना लेते हैं पॉइंट। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी अगर वाई एक्सिस है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5, तो 1 2 3, तो यहां पे एक पॉइंट ले लिया और 5 हमारा वाई में है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हमारा यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो ये हो गया 3,5, क्या हो गया 3,5 हो गया। तो 1 2 3 3 और ये 5, तो 3,5। अब क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज के। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी, ये बताना है। तो आप बताओ एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, तो ये 5 यूनिट्स है, तो ये 5 हो गए ना, 5 यूनिट ये वाली डिस्टेंस। तो आपसे ये बोला गया था कि डिस्टेंस जो है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से वो 5 यूनिट है, वो के बराबर दे रखा है और हमारी 5 है, तो के इक्वल टू क्या आएगा 5 ही तो आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी पार्ट। तो 6 का आंसर क्या है, 6 का आंसर हो गया सी पार्ट, 5 यूनिट। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। देखो पढ़ाई करते रहो, आप जो भी बुक से फॉलो कर रहे हो, आप अपनी एनसीईआरटी को सॉल्व करो। देखो ये विश्वास रखो कि इस चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिल जाएगा, आप इसकी प्लेलिस्ट पे जाना, लाइव वाले सेक्शन पे जाना, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये मैं श्योर हूँ कि आप इधर से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप एक बार देखना जरूर प्लेलिस्ट को और उन सबको, अब खुद ही पता लग जाएगा। और बच्चों कमेंट पढ़ना, तो होता क्या है कि मैं देखो बोलूँगा, मैं तो कोशिश करूँगा मैं अपनी चीज़ अच्छी बताऊँगा, तो उससे आप जब भी कोई वीडियो देखो ना, उसके नीचे कमेंट देखा करो। जैसे आप पुराने वीडियो देखो जो MCQ वाले हैं, PYQs वाले हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखो, उनमें कमेंट्स पढ़ो कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर मेरे 100 में 100 आ गए, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में देखो कितने अच्छे 100 में 100 आए। आप उनको देखोगे तो आपको ज़्यादा विश्वास होगा, समझ रहे हो, रिजल्ट पे विश्वास रखो। ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर फॉलो करना। चलो अब एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल PQR है और बोला वी हैव दिस। ठीक है, तो बोला कौन किसके सिमिलर होगा। देखो अगर दो ट्राइंगल हैं, हम सिमिलर तब लिखते हैं जब इसके हिसाब से चलते हैं। अगर हमें रेशियो दे रखा है AB अपॉन QR, BC अपॉन PR और CA अपॉन PQ, तो सिमिलरिटी में हम ये देखते हैं ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए। तो यानी AB के करस्पॉन्डिंग QR होना चाहिए। देखो देखते हैं जरा, पहले वाले को चेक करते हैं। इधर AB है, AB के करस्पॉन्डिंग QR, ये ठीक है। BC के करस्पॉन्डिंग PR, BC यानी ये हो रहा है और PR ये हो रहा है, अरे ये तो सही चल रहा है, तो ये पहली ऑप्शन सही हो गया। पहली ऑप्शन होगा मुझे लगता है इसका आंसर। तो हाँ ए पार्टी है, लो चांस की बात थी, पहली ऑप्शन सही निकल गया। अच्छा दूसरा क्यों नहीं हुआ बताता हूँ, चेक कर रहे थे ना। AB अपॉन QR, देखो AB ये पहला और दूसरा, यहाँ पे क्या है PQ है, गलत हो गया। इसमें देख लेते हैं AB के करस्पॉन्डिंग QR, ये चलो ये साइड तो ठीक आ रही है, फिर BC के करस्पॉन्डिंग PQ आ रहा है और यहाँ पे PR है, इसलिए ये गलत हो गया। ऐसे ये भी गलत होगा, समझ में। तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जरूर देखते हैं सिमिलरिटी में। तो ये 7 का A पार्ट है। 8th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलरिटी क्राइटेरिया। RHS वाला क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी में होता है, सिमिलरिटी में नहीं होता है, बाकी ये क्राइटेरिया है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट जो है, इन द फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स। आपको पता है अगर ये टेंजेंट है तो रेडियस के साथ ये वाला एंगल कितना होगा 90 और ये वाला कितना होगा 90, ये वाला एंगल 110 है और PTQ बताना है। लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेटर में, तो 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360। तो ये 180 आएगा, 180 इधर माइनस होगा, 180 70 आ जाएगा, 70 डिग्री। तो सॉल्व कर लो, 70 आ गया। कितना सिंपल हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस ए दे रखा है। 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉस ए इक्वल टू 4/5। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो इस ट्राइंगल में अगर ये मैंने एंगल ए ले लिया, इधर बी इधर सी, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ये 4 हो गया 5 हो गया,
पाइथागोरस लगा के BC निकाल लो, पाइथागोरस लगा के BC निकाल लो। तो इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB कितना है 4 का स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यहां माइनस कर लो। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो स्क्वायर रूट कर देंगे तो BC कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अगर ये 3 आ गया तो अगर आपसे tan A पूछा है तो tan A क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। तो आंसर क्या होगा बी पार्ट होगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा बी पार्ट, ठीक है। तो हमारा इसका है 3/4 बी पार्ट 10th का, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? बेसिक है सारे क्वेश्चन। 11 देखो, इफ हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ शैडो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। देखो अगर ये टावर है और ये इसकी शैडो है तो बोला ये दोनों सेम है, मतलब हाइट ऑफ टावर और शैडो लेंथ ऑफ शैडो सेम है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो इसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन ये ले लेते हैं थीटा। तो लगा दो इस ट्राइंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x अपॉन x। तो x अपॉन x 1 हो गया। तो tan के लिए 1 कब होती है? जब थीटा होता है 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 45 डिग्री यानी कि बी पार्ट के बराबर। क्या आ गया? बी पार्ट। 12th क्वेश्चन में क्या है? देखो 12th क्वेश्चन में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा? देखो हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। एक आइडेंटिटी ना, पहली आइडेंटिटी। तो अगर हम कॉस स्क्वायर को राइट साइड कर दें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और ये किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर ए के इक्वल, यानी 12th का जो है वो क्या आ गया? ए पार्ट आ गया, ठीक है। आया समझ में? क्वेश्चन 13, द रेडियस ऑफ सर्किल इज सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर, देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो। पहले बना लेते हैं, एक सर्किल की बात हो रही है और एक स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। सर्किल का रेडियस चलो x मान लेते हैं, स्क्वायर की साइड को हम y मान लेते हैं, क्योंकि देखो सर्किल में रेडियस होता है, स्क्वायर में साइड होता है, और इक्वली होती है सारी साइड। अब क्या बोला था? रेडियस ऑफ सर्किल इज सेम एज साइड ऑफ स्क्वायर। अच्छा ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये भी x ही है, ये भी क्या x है, ठीक है। मतलब रेडियस जो है इसकी वो सेम है साइड ऑफ स्क्वायर की। पेरीमीटर के रेशियो बताने, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्किल अपॉन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताना है। अच्छा पेरीमीटर ऑफ सर्किल का मतलब सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। और सर्किल स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, क्योंकि x x x x, तो 4 इंटू साइड। तो x x कट गया, ये 2 टाइम्स कटेगा तो कितना आंसर आएगा? π/2। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? सी पार्ट आ गया, ठीक है। और यार कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे पता ही नहीं चलता यार कितने बच्चे यहाँ से सीख के गए, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कर देना कि आपको कैसा लग रहा है और रिस्पॉन्स जरूर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 14 क्या लिखा है इसमें? 14 में हमारे पास है एरिया ऑफ सर्किल इज दिस, फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल। क्या बात है भाई, इतना सिंपल। सर्किल का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर, दे रखा है 154। पाई क्या होता है? 22/7, r स्क्वायर इक्वल टू 154। तो 22 से ये 7 टाइम्स कट जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7 49। तो अगर स्क्वायर रूट करोगे तो 7 सेंटीमीटर, यानी ए पार्ट आ जाएगा। तो 14 का आंसर है ए पार्ट जो कि 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस। अगर डाई को एक बार थ्रो करते हो तो सैंपल स्पेस में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, यही तो आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4, 4 से कम इवन नंबर कौन सा होगा? सिर्फ 2 ही तो होगा। तो हमारी जो इवेंट है उसका आउटकम तो सिर्फ 2 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम 6 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 15 का आंसर क्या हो गया? डी पार्ट हो गया, ठीक है। 15 का आंसर क्या हो गया? डी पार्ट। तो इसका तो आंसर डी हो गया। 16 में लिखा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा मॉडल क्लास देखना आना चाहिए। मॉडल क्लास वो होती है जहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20,
इसको हम F1 बोलते हैं अगर आपने किए हो क्वेश्चंस, ठीक है। तो लोअर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, यही आपकी ये वाली मॉडल क्लास है, दिस इज मॉडल क्लास, इसी को हम मॉडल क्लास बोलते हैं जहां से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। तो 16 का आंसर हो गया ए पार्ट। अब देखो 17 में बोला एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ, ये लेंथ होती है विड्थ होती है, 40 है और ये 22 है। इससे फॉर्म एक करा गया है सिलेंडर, इससे क्या करा गया सिलेंडर फॉर्म किया गया। हाइट ऑफ सिलेंडर 40 सेंटीमीटर है, अच्छा ये भी सेंटीमीटर में ही है, और रेडियस आपको बतानी है सिलेंडर की। देखो जब आप रेक्टेंगल से, जैसे यही बुक जो मैंने आपको दिखाई, चलो इसी की बात कर लेते हैं, जैसे बुक है, अब ये रेक्टेंगल है, अगर मैं इसका जो एरिया है जैसे ये, अगर मैं इसे सिलेंडर बनाऊंगा ये, तो ये सिलेंडर का क्या कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का क्या बन गया कर्व सरफेस एरिया बन गया ना। तो यानी रेक्टेंगल का एरिया जो LB होगा वो किसके इक्वल होगा, इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, यानी ये वाला पार्ट जो है 2 पाई RH क्या होगा 2 पाई, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH ही तो होता है। तो ये 40 इंटू 22, 2 पाई किलो 22/7, रेडियस हमें निकालना है और हाइट 40 है, सेंटीमीटर में, वो भी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो 40 से 40 कट गया, 22 से 22 कट गया, 7 इधर आया 2 डिवाइड में जाएगा, तो R आ गया 7/2, यानी R आ जाएगा कितना 3.5 ए पार्ट। 17 का आंसर क्या आ रहा है, तो 17 का आंसर हो गया ए पार्ट 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बोला है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और आपको बताना है मीडियन क्लास। अच्छा देखो मीडियन क्लास के लिए आपको CF निकालना पड़ता है, मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी है, अब CF निकाल लेते हैं, एक टेबल यहीं पे बना लेते हैं CF की, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं और CF लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपने ये चैप्टर अभी नहीं किया वो सीखोगे आप। तो मीडियन क्लास के लिए CF निकालना पड़ता है। अब ये CF क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी इंटरवल वाइज दे रखी है ना, तो अब ऐसा होता है CF का मतलब जैसे ये 0 से 6 है, तो आप बोलोगे 6 से कम जो भी हैं वो इधर लिखोगे, अगर ये 6 से 12 है तो हम इधर लिखेंगे 12 से कम वाले, यानी सारे आएंगे, तो वो आप सीखोगे उसमें। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, एक सिंपल तरीका बता देता हूँ कि जो पहला फ्रीक्वेंसी में नंबर लिखा है पहला तो सेम रहेगा 12, फिर नेक्स्ट जो नंबर होगा वो बदलेगा, ये 12 इसके साथ यानी क्रॉस में ऐड होता है, तो ये 22 हो जाएगा, क्योंकि 12 में अगर 10 ऐड होगा 22, 22 में 15 ऐड होगा तो 37, 37 में 8 ऐड होगा तो 45, और 45 में 11 ऐड होगा तो 56। मैं फिर से एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखो 12 में 10 ऐड हुआ 22 होता है, 22 में अगर 15 ऐड करेंगे 27, 37 हो गया, 8 ऐड करोगे 45 और 11 ऐड करोगे 56। तो 56 जो लास्ट नंबर होता है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, यानी n 56 है। अब आपको मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 करना होता है, तो 56 का आप क्या आ गया 28। तो जो ये 28 हमें ये देखना पड़ेगा कि ये CF में कहाँ लाई करेगा। देखो ये 12 है, ये 22 है, तो 22 के बाद जो भी नंबर्स हैं 37 तक वो यहां होंगे, तो 28 इसी में आएगा, तो ये हमारी मीडियन क्लास बन जाती है। क्या बन जाती है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारी क्या आ गई 12 से 18, यानी कौन सा आंसर है, क्या इसका आंसर बी पार्ट है 12 से 18, ठीक है, हाँ यही है बी पार्ट, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। चलो अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है वो असर्शन रीजनिंग है। तो असर्शन रीजनिंग में पहले मैं बता दूं, आपने किए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। असर्शन में आपको ये ABCD ऑप्शंस रहते हैं, इसमें क्या होता है, ये असर्शन लिखा है, ये रीजन लिखा है, तो बोला असर्शन रीजन आर ट्रू है, और अगर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए पार्ट होगा, अगर दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी पार्ट होगा, अगर असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी होगा, अगर असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो डी होगा। तो देखते हैं क्या है। तो लिखा है द पॉइंट 0,4 लाई ऑन वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, सही बात है, यानी ये ट्रू है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, ये भी बात सही है। और देखो ये इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है ना कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, देखो यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों चीज ट्रू है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए पार्ट, ठीक है, उसी बात को बताते हुए वो पॉइंट बता रहा है, तो ये ट्रू है, ए पार्ट हो गया।
HCF ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड LCM। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही तो होता है। तो देखो HCF हमारे पास 5 है, LCM हमसे बोला है कि 40 आना चाहिए, देख लेते हैं, तो LCM निकाल लेते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 150 है, तो 5 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 30 आएगा LCM, लेकिन यहाँ पे बोला 40, तो ये तो भैया फॉल्स हो गया साफ साफ, ठीक है। और एनी टू पॉजिटिव इंटीजर HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, ये तो ट्रू है। तो अगर एसर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, क्या डी पार्ट आंसर होगा, डी पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आई होप आपको ये लेक्चर में सारी चीज़ समझ में आई हो। वीडियो का फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन बताना, उससे मुझे पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उस हिसाब से काम करना होता है, ठीक है। चलो बाकी और सेक्शन भी मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।